साइंस के तरक्की दौर में साथ ही साथ तहजीब और तमद्दुन ने आज आम आदमी के दिल में ये शौक़ पैदा किया है कि वो चैन की ज़िंदगी जी सके, अमन शांति के साथ रह सके। और साथ ही साथ चूँकि विज्ञान का दौर है, इसलिए 10 से 15 अरब साल पुराने ब्रह्मांड के बारे में तहकीक और शोध कार्य जारी है। ये कैसे बना? आखिरकार जब तमाम प्लैनेट बन गए, जिसमें जुपिटर, मंगल यानी मार्स ग्रह, जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह, इसी तरह से हमारा प्लैनेट अर्थ या धरती जो 4.5 अरब साल की मुद्दत में इस शक्ल में आई, जो कि पेचीदगियों का मरकज़ है। तमाम तरह के मखलूक, जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे और अशरफुल मखलूक़ात में यानी इंसान जो 10 लाख से पहले दुनिया में आए, उन्होंने कोशिश की कि और जानकारी हासिल की जाए। नतीजे में तवानाई यानी ऊर्जा और तरह तरह के आराम और आसाइश के लिए मादनियात की खोज हुई। अब ये देखा गया कि हमारी ज़मीन जो किसी ज़माने में वीरान थी, जो समुंदर था, वहाँ पर उबलते पानी का समुंदर था, कार्बन डाइऑक्साइड आम थी, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रोमेटोलाइट यूनिसेलुलर एनिमल पैदा हुए और उसके बाद फिर जनाब ऑक्सीजन आम हो गई। अब ज़िंदगी बिल्कुल एक तरह से ढर्रे पर आ गई। साइंसदानों ने कोशिश करके तरह तरह की इजादात की। नतीजा ये हुआ कि उसके लिए आदमी कुदरत के नज़दीकतर होता चला गया। देखा ये कि हमारी ज़मीन समतल नहीं है, बल्कि ये नशे व फराज यानी ऊंचे नीचे खित्तों का, क्षेत्रों का एक तरह से समागम है। अब ये जो ऊंचे खित्ते थे, ये तो कहलाए पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं। साथ ही साथ जो समतल थे, जिसमें नदियां बहती थीं और मैदानी इलाके थे और चरागाह थीं, उन सब को समतल या खुश्की के जो खुश्की के खित्ते थे वो कहलाए। साथ ही साथ समुंदर भी आपने देखा कि वो भी हैं पानी से भरे हुए, यानी आप ये समझ सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े थाले या गड्ढे जो मुतवातिर बारिश से समुंदर में बदल गए। अब ये हुआ कि ये पहाड़ कैसे बने, क्योंकि पहाड़ कुदरती तमाम किस्म की खूबसूरती के नमूना है। आप कश्मीर देखिए, एक से एक सीनरी है पहाड़ों की, मौसम अच्छा है, साथ ही साथ मिनरल्स का भी ख़जाना उसमें छिपा है। तो अब लोगों का आकर्षण ये हुआ कि पहाड़ बने कैसे। साइंसदानों ने बहरहाल बताया कि भाई इसमें जो है हलचल, ये इसमें शामिल है कि ज़मीन साकिन नहीं है, बल्कि मुतवातिर हलचल इसमें होती रहती है। ये शक्तियों ने इसको उबड़ खाबड़ बनाया है। इसके लिए रूसी साइंसदानों ने, खैन ने और बेलसोव ने, जिनकी किताब का जनरल जियोलॉजी और हिस्टोरिकल जियोलॉजी जो मीर पब्लिशर रूस से शाया हुई है, उसके तर्जुमा अंग्रेज़ी में कैम्पबेल ने किया है। तो उन्होंने बताया, बेलसोव ने, कि असल में जो दो शक्तियां हैं, एक तो वर्टिकल जिसे ऊर्ध्वाधर या खड़ी हुई शक्ति कहते हैं, और दूसरा ये पड़ी हुई शक्ति यानी वसीत में जो ज़मीन के पैरेलल समझिए है, ये दो हिस्सों में है। उसको और आसान करने के लिए उसने इंट्राक्रस्टल टेक्टोनिक और उसके बाद जनरल जो आती है उसे कहते हैं
क्या कहलाते, देखो जहन में इस वक्त नहीं आ रहा है। आप ये समझिए कि जनरल क्रस्टल मूवमेंट, नतीजा ये हुआ कि जो ज़मीन की हलचल को बेलोसोव ने दो तरह के मूवमेंट यानी हलचल में बांटा, इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट और जनरल क्रस्टल मूवमेंट। यहाँ क्रस्ट का मतलब है पपड़ी, पपड़ी यानी क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो कम से कम 300 मीटर तक मोटी होती है ये। और इसके बाद फिर इसके नीचे भी जेली पपड़ी भी है और तमाम है, मेंटल तक जाती है, मोहरो बाउंड्री कहलाती है दोनों पपड़ी के बीच में, वो सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट को लीजिए तो दो क्रस्टल यानी दो क्रस्ट, दो परपटी या दो जो पट्टी है जो ठोस होती है अपने इसकी ज़मीन की ऊपरी परत जो है, जो सियाल से बनी होती है यानी सिलिका और एल्यूमिनियम, इसका घनत्व या घनापन 2.7 होता है। और दूसरी पट्टी होती है सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम, इसका घनत्व या घनापन 3.3 से 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। कहने का मतलब यह है कि चूंकि सीमा की घनापन या घनत्व ज़्यादा होता है, उस पर सियाल से बनी पट्टी या जिसका कम घनत्व है उसकी पट्टी, जिसे अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, बस वो उस पर फिसलती है। कहीं तो घर्षण के साथ फिसलती है, कहीं कम फ्रिक्शन से फिसलती है। और होते करते जब इंट्रा क्रस्टल वर्टिकल मूवमेंट हुआ तो वो जो पहाड़ी खित्ते बन जाते हैं, क्योंकि ज़मीन का वो तल ऊंचा उठ जाता है। और अगर वो जनरल क्रस्टल मूवमेंट है यानी ऊपर भी है और उसके बाद क्रस्टल बसीत में भी है यानी ज़मीन के पैरेलल, आप समझिए, तो उसमें वो तश्तनुमा तसलेनुमा खित्ते बन जाते हैं, गड्ढे जिसे बोलते हैं, जिसमें कि समुंदर आए। अब क्या होता है कि समुंदर में भी जब इन ऊपरी खित्तों में तराश खराश होती है तो समुद्र में आ कर के तमाम ये मट्टी या गाद इकट्ठा हो जाता है। वजह उसकी ये होती है कि वहाँ से दरिया के ज़रिए से आ गया समुंदर में, वहाँ वज़न बढ़ गया। उधर तो एक तरफ इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट से तो पहाड़ ऊंचा हो रहा है, और यहाँ जब ये तमाम चीज़ें टूट टूट के दरिया के ज़रिए से समुंदर के फर्श पर इकट्ठा हो रही हैं, तो जनाब वहाँ पर वज़न बढ़ रहा है। नतीजा क्या होता है कि फॉल्ट, फोल्ड, पुरशिकन फोल्ड, ये सब पैदा हो जाते हैं इन शक्तियों की मदद से। आप यूँ समझिए जैसे गूंदे हुए आटे को चारों तरफ से दबाइए तो उसके अंदर पुरशिकन पैदा हो जाता है यानी लहर पैदा हो जाती है। इसी तरह से ये तमाम जो पहले गाद मुलायम होते हैं वो बस परदार चट्टान में बदल जाते हैं और मोड़दार चट्टान बन जाते हैं, बल्कि एक तह दूसरे तह पर इस तरह से ठूस दी जाती है कि वही बनावट थ्रस्ट शुरू करें, उसे ये कर दो। यहाँ पर बातचीत ज़मीन की हलचल के बारे में हो रही थी, यानी इंट्रा क्रस्टल मूवमेंट और जनरल क्रस्टल मूवमेंट। इंट्रा क्रस्टल हो गया लंबवत या खड़ा, और जनरल हो गया उमूमी, जो चारों तरफ से हो रहा हो, उमूमी हो गया। तो इससे जो होता है, इन शक्तियों की वजह से लहरदार, मोड़दार, यहाँ तक कि एक दूसरे परत पर चढ़ करके थ्रस्ट, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, तरह तरह की बनावटें पैदा हो जाती हैं। और इन्हीं बनावटों में मादनियात इकट्ठा हो जाते हैं, खनिज पदार्थ इकट्ठा होते हैं, और जिसके अंदर अपना पेट्रोल भी उससे मुस्तस्ना नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि इन मूवमेंट से एक तरफ तो पहाड़ बने, दूसरी तरफ बड़े बड़े तसलेनुमा, तश्तनुमा
जिसे कहते हैं बेसिन बने, जो बाद में जियोसिंक्लाइन जब और बहुत विशाल हो गया तो जियोसिंक्लाइन कहलाया। अब ये तो एक पहलू हुआ। साथ ही साथ इन्होंने बताया बेलोसोव ने कि जब ये इस तरह से मूवमेंट होता है तो समझिए जैसे झूला होता है, झूले की तरह का मूवमेंट होता है, चारों तरफ हो रहा है, ऊपर नीचे पेंगे बढ़ाई जाती हैं झूले में, वो हो रहा है। तो पेंगा बढ़ाया जैसे ऊंचा हो गया वो खित्ता पहाड़, नीचे आया तो बेसिन। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा ब्यूमॉन्ट ने कंट्रैक्शन का नजरिया पेश किया, कहा कि जमीन जो है धीरे धीरे ठंडी होती है तो उसका जो केंद्र का हिस्सा जो मैंटल कहलाता है वो सिकुड़ने लगता है, मोड़दार होने लगता है। उसी के करस्पॉन्डिंग उसका ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा ये क्रस्ट जो कहलाता है वो भी सिकुड़ने लगता है और ये लहरदार पैदा होता है। ये लहर पैदा होना, मोड़दार पैदा होना, पुरशिकन पैदा होना, यही पहाड़ी खित्ते की शक्ल में नमूदार हो जाते हैं। अब इसी पहाड़ी खित्तों में, इन्हीं बनावटों में खनिज पदार्थ इकट्ठा हो गए। फिर उसके बाद एक तीसरा नजरिया अमेरिकन साइंटिस्ट ने पेश किया कि पल्स हाइपोथेसिस, कि जिस तरह से नब्ज आदमी की रुक रुक के चलती है, इसी तरह से ये भी इसमें भी होता है कि रुक रुक के चलता है। कि कभी ये ठंडा हुआ तो उसके ब्लॉक जो उसके टूटने से वो खंड उसके ज़मीन के नीचे धंसते चले गए, जगह खाली हुई, वहाँ पर समुंदर आ गया। साथ ही साथ जब गाद इकट्ठा होना, डिपोजिशन होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे वो जनाब ये पहाड़ बन गए। किसी ने कहा नहीं भाई, जो रेडियो एक्टिव मिनरल्स होते हैं उनकी वजह से जब वो खर्च होते हैं कुदरती तौर से तो गर्मी पैदा होती है और ये धारे की शक्ल में ऊपर आते हैं, फव्वारे गर्मी के धारे की शक्ल में ऊपर भी आते हैं, नीचे भी आते हैं। तो जब ऊपर जाएंगे तो उसके साथ पदार्थों को ऊपर ले जाएंगे, मिनरल्स को और तमाम पत्थरों को और दूसरे किस्म के लिथोलॉजी जो है चट्टाने हैं जो नीचे जाएंगे तो उस टाइप से वहाँ बेसिन बनाएंगे। नतीजा क्या हुआ कि मैंने अभी जैसे बताया था, सियाल और सीमा। सियाल तो हो गया ऊपरी पहाड़ी या पहाड़ जिसकी डेंसिटी कम है, और सीमा हो गई ओशन फ्लोर यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ जिसका घनत्व ज़्यादा है। उसी में आके जनाब ये तलछट इकट्ठा होता है और ये तलछट इकट्ठा हो करके परतदार चट्टानें बनाता है। और ये परतदार चट्टानें वक्त के साथ साथ ठोस होती जाती हैं। उसमें फॉसिल्स भी, यानी जो समुद्र में चूंकि बनती हैं तो वहाँ पर जो फॉसिल्स हैं वो पैदा हो जाते हैं। क्या, कैसे? क्योंकि जितने भी उसके अंदर जानवर रहते हैं, समुद्री जानवर, वो वक्त के साथ साथ जब मरते हैं तो उसी तलछट में दफन होते जाते हैं और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर और प्रेशर से वो सख्त होके फॉसिल बन जाते हैं। यानी उसके कठोर हिस्से जानवरों के वो फॉसिल में बदल गए। अब ये अलग मौजू है कि फॉसिल कैसे बने या इनसे एज कैसे निकाली जाती है, वो दूसरी बातें हैं। फिलहाल ये नहीं बताना मकसूद है, अभी तो पहाड़ का बनना कैसे बनता है वो बता रहे थे। इसी तरह से वेगनर ने एक थ्योरी दी, कहा कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ये पहाड़ बनते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? बताया कि ज़मीन या पृथ्वी जब बड़े बड़े खंड या बड़े बड़े ब्लॉक्स में टूट जाती है और वो नीचे धंसने लगती है तो वो तो जियोसिंक्लाइन बन गए। जियोसिंक्लाइन आप ये समझिए कि गोया के समुंदर के लिए बड़े बड़े थाले बन गए और उसी के किनारे किनारे जो मजबूत हिस्से होते हैं वो ऊंचे उठते चले गए ताकि ज़मीन वो आपस में नीचे लेवल ऑफ कंपनसेशन में, संतुलन में, तवाजुन में आ जाए, तो वो पहाड़ बनते चले गए। यहाँ पर बताना ये है कि किस तरह से पहाड़ बन गए, तरह तरह की बनावटें बन गई। अब
यहाँ पर परतदार चट्टानें जो बनी तो उसके अंदर पेट्रोल मिलता है, वही पेट्रोल का घर है। उसके लिए भी सिस्टम है कि जो अपना परतदार चट्टान है वो कुछ तो सिर्फ एक तरह से काली ब्लैक रंग की होती है, काले रंग की, और उसके अंदर तरफ थोड़ी परत होती है, शेल कहलाता है वो, फाइन ग्रेन्ड होती है, महीन रवे की, उसमें प्लेटी मिनरल्स भी होते हैं और उसके अंदर ब्लैक कलर की होती है, शेल कहलाता है। यही सोर्स रॉक है, इसी यानी यही किचन है जिसमें के पेट्रोल बना। उसके बाद जब पेट्रोल बन जाता है तो वही निचोड़ करके यही ज़मीन की शक्तियाँ निचोड़ देती हैं और वो इकट्ठा हो जाती हैं इसके अंदर रिजर्वायर रॉक में। ये थोड़ा सा फाइन टू कोर्स ग्रेन्ड या बल्कि मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड सैंड स्टोन होता है, जो अगर पानी उसमें इकट्ठा हो तो एक्वीफर है, वरना वो रिजर्वायर रॉक है अगर पेट्रोल उसमें इकट्ठा हो। क्योंकि इसके अंदर भी ये है, इस मीडियम टू कोर्स ग्रेन्ड सैंड में कि सबसे नीचे तो पानी होता है, यानी एक्वीफर हो गया। टर्म पानी जिसमें इकट्ठा होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया गया एक्वीफर, यानी पानी का खजाना। उसके ऊपर गैस, उसके ऊपर पेट्रोल होता है, वो रिजर्वायर कहलाता है, यानी पेट्रोल का ज़ख़ीरा, और सबसे ऊपर गैस होती है। कहने का मतलब ये है कि ये परतदार चट्टान रिजर्वायर कहलाती है। अच्छा, अगर इसको मोहरबंद न किया जाए, यानी चिकनी मिट्टी का गोया के लिए रिजर्वायर पर न लगाया जाए, तो वातावरण के, माहौल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, चूँकि पेट्रोल हाईली एवापरेटेड होता है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें वाष्पीकरण होता है, भाप बन के, गैस बन के उड़ जाता है, बल्कि खाली भी होता है कभी कभी पूरा रिजर्वायर, इसलिए वो टेक्टोनिक वजूहात से वो खाली रहता है। इसलिए उस पर अगर जो रॉक होगी वो कैप रॉक कहलाएगी, यानी मोहरबंद चट्टान, यानी उसने पेट्रोल के ज़ख़ीरे को मोहरबंद कर दिया। अब क्या हुआ कि अगर यही सोर्स रॉक, यही रिजर्वायर रॉक और ये आपकी कैप रॉक एक ख़ास और उपयुक्त तरह से अरेंज्ड हैं, तो आप समझिए कि तेल या पेट्रोल मिलेगा। इसीलिए कई जगह जहाँ ज़बरदस्त टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं तो वहाँ पर ये पेट्रोल या पेट्रोलियम माइग्रेट कर जाता है। अब बहुत से लोग नहीं जानते पेट्रोलियम क्या है। आमतौर से लोग तो समझते हैं जो मोटरसाइकिल में भरा जाए और ये एक ऊर्जा है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन भी कहलाता है। हाइड्रोजन यानी उस गैस को सब लोग जानते हैं, और कार्बन, कार्बन भी सब जानते हैं, यानी कोयला, कोयला भी एक शक्ल है, ग्रेफाइट भी एक शक्ल है कार्बन की, साथ ही साथ हीरा भी कार्बन एक शक्ल है। ये पॉलीमार्फ कहिए, समझिए कि बहु रूपक या बहुरूपिया जिसे बोलते हैं, कि एक ही कार्बन के कई रूप हो गए जो डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बन जाते हैं। अब आपने देखा कि हाइड्रोकार्बन, जिसे पेट्रोलियम भी कहते हैं, पेट्रोलियम का मतलब होता है, पेट्रा माने हो गया रॉक, ओलियम माने ऑयल, यानी चट्टान का तेल। अब चूंकि ज़मीन से खोद के निकाला जाता है, इसलिए इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल। आमतौर से चूंकि हमने ये सोचा है कि लोग जान जाएं कि फॉसिल फ्यूल क्या है, उसे तो कुदरती ईंधन आमतौर से लोग कहते हैं, लेकिन दरअसल जो चीज़ खोद के निकाली जाती है वही फॉसिल है। फॉसिल जानदारों के भी फॉसिल होते हैं, प्लांट के भी होते हैं, एनिमल्स के भी होते हैं। इसी तरह से ट्रेस फॉसिल भी होते हैं। वो सब अलग अलग ये मौजू है, वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मौजू है जिस पर कुछ कहना नहीं है। बस अभी फ़िलहाल ये बताना है, ये जो कोयला है ये भी ज़मीन के नीचे खोद के निकाला जाता है, ये भी फॉसिल फ्यूल है। यही फॉसिल फ्यूल जो होता है, अगर ज़्यादा जलाया जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, तो यही इसके विषम और ख़राब असरात होते हैं। जैसे कि आप समझिए, आप सब जानते हैं कि 100 बैरल में
88 बैरल पेट्रोल या तेल तो ट्रांसपोर्टेशन में, दूसरे एनर्जी में, फैक्ट्री में और तमाम किस्म के ऊर्जा में इस्तेमाल होता है, और सिर्फ 12% कॉस्मेटिक्स में, केमिकल्स या लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल होता है। नतीजा क्या हुआ कि लुब्रिकेंट्स वगैरह में तो किसी भी किस्म की कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज नहीं होता, वो तो एक आपने ये किया कि चिकनाई के तौर पर इस्तेमाल कर लिया, कॉस्मेटिक सजावट के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन वही ट्रांसपोर्टेशन और व्हीकल में जब इस्तेमाल होता है तो पूरी तरह से, या फैक्ट्री में जैसे इस्तेमाल होता है, बिजली के कारखाने या और इंडस्ट्रीज़ में, तो कल कारखाने में इस्तेमाल होने पर यही फॉसिल फ्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकालती है। अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यानी वो 2 डिग्री से ऊपर तापक्रम ज़मीन का बढ़ जाता है, तो यही बुरा असर डालता है। तो अब आपने सोचा कि बुरा असर कैसे पड़ेगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वातावरण को एक कंबल की तरह घेर लेती है, और इससे जो ज़मीन की गर्मी है बाहर नहीं जा पाती। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी लोग कहते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रीम जलवायु हो जाएगी, बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ठंड होगी। अगर बारिश का मौसम है बहुत ज़्यादा पानी बरसेगा, गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होगी। यानी मौसम जो है एक तरह से काबू में नहीं रहेगा, वो आपके हाथ से निकल गया, क्योंकि अब कुदरती तौर से जो उसका नियंत्रण था वो ख़त्म हो गया। अब नतीजा उसका क्या हुआ कि सीरिया में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी सूखा पड़ गया, तो हमारे एक मधियास फाइनहाइन है, उन्होंने, उनके ब्लॉग का अंश है कि इससे ये होता है कि राज्य अस्थिर हो जाते हैं, लड़ाइयाँ होती, गृह युद्ध हो गया, महामारी फैलती है। इसके अलावा ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं, जैसे अपने उत्तराखंड हिमालयाई क्षेत्र में ग्लेशियर है, वो तो ग्लेशियर पीछे हटने लगे, और वहाँ पर ग्लेशियर के पिघलने की वजह से छोटी छोटी 10-12 झील बन गई। नतीजा ये हुआ कि ये अब डर ये लगने लगा कि अगर यही झील बड़ी बन गई, उनका पानी का दबाव ज़्यादा हो गया तो टूट जाएंगी, तो ये सैलाब की शक्ल में नमूदार होगा। या ये मनाली एरिया की तरफ चिनाब, रावी और ब्यास, मंदाकिनी, ये सब नदियों के स्रोत के पास ग्लेशियर पीछे हटे, बड़ी बड़ी झीलें बन गई। फिर यहाँ पर यही डर है कि पानी का दबाव बढ़ेगा तो लीजिए वो टूट गया, वो एक तरह से जो उसकी सरहद है उन तमाम झीलों की, तो तबाही आएगी। ये अपने मनाली लेह मार्ग को भी वो जो सामरिक दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट का है, बहुत अहमियत का है, वो उसके ऊपर भी ख़तरा लाक हो जाएगा। साथ ही साथ ये ग्लेशियर्स अब ये करेंगे कि वहाँ जो पहाड़ बर्फ़ की शक्ल में रहते थे और हमेशा पानी दिया करते थे, ये धीरे धीरे ये पानी वेस्टेज होके और बहता रहेगा, और आखिरकार ये उसका पानी व्यर्थ होगा। इससे ये अगर सैलाब की शक्ल में हुआ तो बिल्कुल व्यर्थ हो गया, क्योंकि उसने वो तमाम बर्बादी लाई, और ये तो इतना लंबा चौड़ा बर्बादी होगी कि नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान ये सब जद में आ जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि भाई इसके ऊपर नियंत्रण किया जाए, लोगों को बेदार किया जाए, लोगों को बताया जाए, आम तौर से बताया जाए लोगों को कि भाई देखो वन का कटान ना करो, क्योंकि अगर वन का कटान करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे सोख लेते हैं वो कम सोख पाएंगे, क्योंकि वन ही नहीं रहेगा। अच्छा, समुंदर में
वो भी सोख लेता है। जब वन नहीं रहेंगे तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया, और ज़्यादा वो उतना नहीं कर पाएगा, सोख पाएगा, तो वहाँ पर मूंगे की चट्टान ये सब पर असर होगा। होते करते इसके ऊपर अब ये फिर ये हुआ कि सरकारी तौर से इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो पूरे से तकरीबन 195 देशों ने पेरिस में मीटिंग की कि हमें चाहिए कि 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन का न बढ़ने पाए, यानी इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बस हम लोग इतना ही निकालें, फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करें कि इससे ज़्यादा न बढ़े। बल्कि अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए तो इससे ज़्यादा बुरा, इससे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। नतीजा ये हुआ कि भाई हमारे जो विकसित देश हैं उन्होंने तो 2/3 स्पेस कार्बन का घेर रखा है। तो जो प्रगतिशील देश हैं उनसे कह रहे हैं कि ज़रा सा हमें भी मौका दीजिए कि हम भी तरक्की कर सकें। आपने इतना ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल तवानाई इस्तेमाल की है तो गड़बड़ हो जाएगा। अब इसके लिए फिर ये हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे रोका जाए, तो वैकल्पिक ऊर्जा सोची गई। उसमें सोलर सिस्टम से यानी सूरज से लेना, उसके लिए एक कहलाता है वो अब 2 डिग्री कार्बन डाइऑक्साइड मतलब उतनी कम निकले कि 2 डिग्री तक ना पहुँचे। इसके लिए ये हुआ कि भाई सोलर सिस्टम के जो सूरज है उसमें सिर्फ प्रकाश तो देता ही है, वो उसका ऊर्जा भी इस्तेमाल की जाए। उसके लिए क्वांटम देखो फिर बंद करो यार, कोलाइडल क्वांटम डार्ट्स का स्प्रे किया जाए छत पर, तो ये सूरज के प्रकाश को ऊर्जा में बदल देता है। और जो सोलर सेंसिटिव फिल्म्स होती, लचीली फिल्म्स, उन पर अगर इनका पेस्ट कर दिया जाए कोलाइडल क्वांटम डार्ट्स का, तो वो आराम से उसको ये करने के लिए, यानी वहाँ की जो सोलर किरणें हैं उनसे ताकत सोख लेती हैं। ये लैपटॉप पर भी हो सकता है, उस पर लगा दीजिए, किसी भी सतह पर लगा दीजिए, चाहे यहाँ पर अपने कार की वो छत के ऊपर थिन फिल्म पर कोलाइडल क्वांटम डार्ट्स लगा दीजिए, ये प्रकाश से सूरज में बदल देगा। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि आप ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम ये फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें। इसके लिए बैटरी से चलने वाली कारें बनाएं, सोलर पैनल बड़े बड़े कल कारखानों में लगाएं, ताकि हम लोग इससे जो फॉसिल फ्यूल है उस पर ज़्यादा निर्भर न रहें। अंत में सारांश में यही कहना है कि बस इतना करें हम कि कम से कम खर्च करें, इन एनर्जी को सहेज के रखें, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल की एनर्जी जो पेट्रोल की शक्ल में है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। और ये समझिए कि ज़मीन के नीचे जब तमाम ये मैराइन एनिमल्स मर जाते हैं, उनकी कुर्बानी पेश हो जाती है, और ज़मीन के नीचे टेम्परेचर 50 से 200 डिग्री तक होता है, तभी ये तमाम जानवर अपनी गोया की कुर्बानी पेश करके पेट्रोल बनाते हैं, जिन्हें हम बेदरे खर्च करते हैं। और खर्च करने से सारी मुसीबत, सारी विषम परिस्थितियाँ, सारी मुश्किलात हम ही को हासिल होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मिलना, अब बार बार यही आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैसेस के इफेक्ट को कम से कम करें। हालांकि अब तो हमने देखा है कि बिहार में कई जगह घर को रोशन करने के लिए ये सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, और इसी तरह से कारों में बजाय फॉसिल फ्यूल के
लोग बैटरी चालित कारें इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इसलिए हमारा यही पैगाम है कि हम करें कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन, यानी हम करें कार्बन डाइऑक्साइड का कम से कम उत्सर्जन, वरना हमारा जीवन होगा दुर्लभ और हमारा होगा अस्थि विसर्जन, यानी हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जब इन तमाम मुसीबतों से दो चार हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय और खुदा हाफिज।